नमस्कार साथियों, विक्रम मैथ सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि सर्विस बुक में क्या क्या आपको ध्यान रखना है और सर्विस बुक में जो एंट्रीज हैं उन सभी के बारे में हम डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर्विस बुक के बारे में इसलिए पहले बताना ज़रूरी है, जैसे ही आपका स्थायीकरण होगा सबसे पहले आपकी सर्विस बुक कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सभी साथी जिनकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है या जिनकी होगी, ठीक है, इन सभी के लिए जिन्होंने सर्विस बुक के ज़्यादातर की बन गई होगी सर्विस बुक, और यदि नहीं भी बनी है तो वो अपने पीओ से कह करके, अपने बाबू से कह करके उसको कंप्लीट करवाएं। तो आपको क्या क्या बातें उसके अंदर ध्यान रखनी है, ये इस पे हम डिटेल से थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस वीडियो में अंतर्गत। अब सबसे पहले जो है कि जो सर्विस बुक है ये स्थायी सेवा अभिलेख होता है, जो कि आपकी कंप्लीट जब तक आपकी सर्विस रहती है, अर्थात जब तक आपकी जॉब रहती है तब तक चलती है। ये कह सकते हो कि जब तक जैसे 60 साल, ठीक है, 60 वर्ष में कंप्लीटली सेवा हो जाती है, लेकिन यदि कोई अदर डिपार्टमेंट में है तो उसका 1-2 साल बढ़ भी सकता है। तो जब तक आपकी सर्विस चलती है, जब तक आपकी जॉब रहती है, तब तक आपकी ये सर्विस बुक चलती है। इसलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया है और इसमें एक एक बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले जो बात ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है आपको, वो है नियुक्ति आदेश। एक तो आपका नियुक्ति आदेश है, आपको पता है सभी को नियुक्ति आदेश, और इसमें नियुक्ति आदेश में और आपके जो बोर्ड के जो प्रमाण पत्र हैं, जैसे 10वीं 12वीं के बोर्ड प्रमाण पत्र हैं, जो कि 10वीं 12वीं या फिर आपके बीए बीएससी, ठीक है, बीएड, इनकी जो डिग्रियां हैं, इन सभी में आपका जो नाम है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब क्लियर का मतलब यहां पर सेम नाम, बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक या हिंदी में अंग्रेजी में किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें गलती ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आपके नियुक्ति आदेश में किसी के नाम में दिक्कत है, पिता के नाम में दिक्कत है, माता के नाम में दिक्कत है, तो आप संबंधित, जैसे सेकंड ग्रेड है तो जेडी स्तर पर आपको उसको ठीक करवाना होगा। अगर आप L1 L2 के हैं तो आपको डीओ लेवल पर उनको ठीक करवाना होगा, और यदि आप व्याख्याता हैं तो आपको बीकानेर निदेशालय से सही करवाना होगा। ये मस्ट है करवाना सही। बाद में जैसे ही रिटायरमेंट होता है उस समय इनका विशेष रूप से इनकी जांच होती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है जन्म तिथि, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी रिटायरमेंट डेट का निर्धारण किया जाता है। यदि जैसे किसी की जन्म तिथि 15/7/1994 है, 95 तो ये तो इसकी है जन्म तिथि। अब इसकी जो रिटायरमेंट डेट होती है वो रहेगी 31 जुलाई 2054। इसको ऐड कर लेना, 60 साल इनके कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो ये आपकी जन्म तिथि रहती है और ये आपकी रिटायरमेंट डेट, इसलिए विशेष रूप से जन्म तिथि का ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर आपकी जन्म तिथि गलत है तो यहां पर रिटायरमेंट का डेट भी गलत आएगा। इस चीज के लिए विशेष रूप से सर्विस बुक में इस चीज का, जब भी आपकी सर्विस बुक बनी हो या आप एक बार और देख लें अपनी स्कूल में, इन चीजों को अच्छे से मिलान कर लें कि आपकी जन्म तिथि और रिटायरमेंट डेट सही है या कोई मिस्टेक है। ठीक है, चौथे नंबर पे यदि हम बात करें तो ज्वाइनिंग के समय आपने शैक्षणिक योग्यताओं में जो डिग्री प्राप्त की थी, जैसे मैं आपको बताऊं, जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आपने की हुई थी सिर्फ बीए बीएड, समझे? फॉर्म भरा था उस समय आपके पास में बीए बीएड थी ओनली। अब आपने जैसे ही भर्ती कंप्लीट हुई या फिर हमारी ज्वाइनिंग से पहले आपकी हो गई एमए यदि आपकी कंप्लीट हो गई, ये हुई है एमए कंप्लीट, लेकिन ये हुई है फॉर्म भरने के बाद। ये कह सकते हो कि आपकी ज्वाइनिंग के बाद या फिर ज्वाइनिंग से पहले आपकी एमए कंप्लीट हो गई है।
तो भी आपको सर्विस बुक में, जो आपकी सर्विस बुक है उसके अंदर आपको सिर्फ इनकी एंट्री करेंगे, ठीक है। इसकी एंट्री आप नहीं करें, इस चीज का ध्यान रखें, इसकी एंट्री आप नहीं करें। आपने जो फॉर्म में भरा था वही एंट्री आप कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आपने यदि एमए किया है, ठीक है, एमए एमएससी अर्थात पीजी जो आपने किया है, या फिर जो भी आपने अन्य डिग्री प्राप्त की है, इन सभी डिग्रियों को आपको कब एंट्री करनी है, जब आप उन्हें ऐड करवा लें, ठीक है। ऐड करने की प्रोसेस होती है, एक फॉर्म होता है जिसको आपको भरना होता है, प्रिंसिपल से आपको वेरीफाई करवाना होता है और उसको आपको संबंधित जेडी अधिकारी को भेजना होता है। उसके बाद में वो बीकानेर निदेशालय से आपकी ऐड हो जाती है, ठीक है। ये काम रहता है इनका। लेकिन सर्विस बुक में आपकी एंट्री सिर्फ फॉर्म भरे हुए हो उस समय की एंट्री होगी। अब कुछ साथियों ने डीवी जो कराया था उस समय तक उनकी एमए कंप्लीट हो गई थी और उन्होंने एमए उसमें ऐड करवा दी। तो देखो उस समय आपने एपीआर में डाला हुआ था, यदि किसी ने फॉर्म भरते समय यदि किसी ने पीजी को एपीआर में डाला है और डीवी के समय उन्होंने पीजी को जमा कराया है डिग्री को, तो वो इसमें अंकन करेगा, ठीक है भाई। आपने एपीआर में भरा था और आपके डीवी से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, आरपीएससी डीवी के समय आपने अपने पीजी की डिग्री जमा कराई है, तो आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसके अंदर एंट्री करें। ये चीजें हैं, ये 4 पॉइंट है, ये तो आपको ध्यान रखने ही है। इसके अलावा और भी आगे की डिटेल्स देखें। शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ में जैसे आप शैक्षणिक योग्यताओं की एंट्री करते हैं, बीए बीएड इनकी जैसे ही आप एंट्री करते हैं, उसमें आप आपके रोल नंबरों को देख लें और आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री प्राप्त की गई है, इसका स्पष्ट अंकन करना चाहिए, ठीक है। यदि आपके अंकन में किसी भी प्रकार की यदि कोई त्रुटि होती है तो आप उस जगह पर, जैसे मैं त्रुटि का भी आपको बता देता हूं यहीं पर, जैसे आपने लिखा, जैसे नाम है हिंदी में लिख दो, ठीक है, और ये आप लिखे जैसे, तो इसके अंदर अगर आपके नाम में जैसे किसी ने ओ की मात्रा, ये मात्रा है, इसको अगर आपने उल्टी लगा दी, गलती से ध्यान नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कि इसको आप व्हाइटनर का इस्तेमाल करेंगे यहां पर, या फिर कोई भी पत्ती के द्वारा, या फिर कोई भी जो उससे आप हटाने की कोशिश करें, इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नहीं इसको ओवरराइटिंग करना है। इसके लिए आपको क्या करेंगे, इसको आपको यहां से तो हटाना है, गोड़ा करना है, और यहीं पर इसको ऐसे कर दो, इसको गोड़ा कर दो, या फिर आप इसको पूरे को गोड़ा कर दें। आप इस पूरे को गोड़ा करके और नीचे लिख दे कुमार, ठीक है। और इसमें यहां पर आपको डीडीओ के, जो आपका डीडीओ या फिर कह सकते हो पीईओ, पीओ के ज्यादा सही है डीडीओ की बजाय, ठीक है। वैसे इसमें डीडीओ का भी अंकन इसलिए होता है क्योंकि किसी किसी का डीडीओ क्या है, अलग होता है, समझे आप। तो इसमें डीडीओ या पीओ दोनों का मैं यहां पर लिख देता हूं, उसको ऐसे करा करके और यहां पर इसके सील साइन आपको करवाने हैं। वापस बोल रहा हूं इस चीज को, इसको तो खैर इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। मुकेश कुमार है, इसको आपने छोटे ओ की जगह बड़े, छोटे की जगह बड़ा का इस्तेमाल कर दिया, तो आपको यहां पर इसको गोड़ा लगा करके वापस लिखना है कुमार, या साइड में भी लिख सकते हो आप यदि जगह है तो, और उसमें आपके डीडीओ के, क्योंकि जो आपको पेमेंट इशू करता है, अब किसी में डीडीओ और पीओ दोनों सेम है तो वो किसी पीओ के करवा देगा, अन्यथा जिनका पीओ और डीडीओ अलग अलग है, जिनके पीओ और डीडीओ अलग अलग है, ठीक है, तो डीडीओ के ही आपको साइन करवाने हैं, ध्यान रखना। क्योंकि जो भी सर्विस बुक होती है इसके अंदर एक अपन को सैलरी से प्रोसेसिंग का ध्यान वो करना होता है, इसलिए यहां पर पीओ की जगह आपको किसके साइन करवाने होते हैं, डीडीओ के साइन करवाने होते हैं। और जिनके दोनों सेम है वो तो आप वो तो मतलब ही नहीं है कोई, वो तो एक ही रहेगा, ठीक है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि किसी भी साथी की गलती हुई है तो आप इस तरह से उसको ठीक कर लें। एक अगला जो पॉइंट है,
बाएं हाथ की उंगलियां, आपसे उन्होंने करवाया होगा बाएं हाथ की उंगलियां और आपका अंगूठा, ठीक है। इन पांचों के आपको फिंगरप्रिंट आपसे करवाए होंगे, ठीक है। फिंगरप्रिंट आप जब भी सर्विस बुक आपकी बनी होगी, आपके बाएं हाथ की पांचों, जो यहां पर अंगूठा भी है, बाकी सभी उंगलियों के आपको वहां पर करवाए हैं उसमें, ठीक है, फिंगरप्रिंट लिए हैं। तो बाएं हाथ का ही इस्तेमाल किया जाता है, दाएं हाथ का नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगला है, जैसे आपने ज्वाइनिंग के समय, ज्वाइनिंग के टाइम आपके साइन किस में थे, अंग्रेजी में, ठीक है। आपके ज्वाइनिंग के समय साइन थे अंग्रेजी में, लेकिन सर्विस बुक में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आपको किस में करने हैं, हिंदी में, ठीक है। अब हिंदी में आप कर तो रहे हो, लेकिन साथ में आपको इसको डीडीओ से प्रमाणित करवाना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसको आप इन साइनों को, हिंदी वाले साइनों को आप डीडीओ से क्या कर रहे हैं, प्रमाणित करवा ले, उनके सील साइन यहां पर आपको करवाना जरूरी होगा। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट बात है वो आपको मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखें यहां पर एक लास्ट जो कि महत्वपूर्ण बात है वो आप यहां पर देख रहे हैं। क्या क्या चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है सर्विस बुक के अंदर। आदेशकर्ता, आदेशकर्ता कौन होता है ये आपको अच्छे से पता है। आदेशकर्ता होते हैं डीडीओ, डीओ, जेडी और निदेशक, ठीक है, डायरेक्टर। ये आदेशकर्ता होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों में ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आप सर्विस बुक में जो इनका अंकन करते हैं वो आदेशकर्ता, इनका जैसे आपकी सर्विस बुक बनी है, सारा नाम पता आपने लिखा है, उसके बाद में अगला जो पेज आता है उसके अंदर आपको ये पूरा आदेश लिखना होता है। उस आदेश में आप इन चीजों का अंकन करना जरूरी है। आप एक बार अपनी सर्विस बुक को स्कूल से निकलवा करके आराम से एक बार देख लें, ताकि किसी प्रकार का कोई संशोधन हो, कोई दिक्कत, उसमें कोई ऐसा है कि कोई चीज नहीं लिखी है तो वो आप इसको लिख सके। आदेश क्रमांक, आदेश क्रमांक आपको पता है जो दे रखा है आपके आदेश क्रमांक में, वो आपको आदेश क्रमांक आपके स्पष्ट अंकन होना जरूरी है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जैसे जो भी आदेश क्रमांक होते हैं ईपी 2022-23, ठीक है, या फिर तुम्हारे आपके सेकंड ग्रेड वाला के 23-24, और जो भी आपके क्रमांक है 711 है या जो भी। दिनांक ये मोस्ट है, ध्यान रखें। ये दिनांक कौन से की बात कर रहा है, जिस दिन आपका आदेश आया है। आदेश आने की डेट ध्यान रखना, आदेश जारी होने की दिनांक, एक आदेश जारी होने की दिनांक आती है, एक आपकी ज्वाइनिंग दिनांक आती है कि आपकी ज्वाइनिंग डेट कब है, ठीक है, ज्वाइनिंग आपने कब की है। एक पद नाम, ये भी ध्यान रखें, ये भी गलतियां काफी बार हो जाती है, क्योंकि हम कभी थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में जाते हैं या फिर अदर किसी डिपार्टमेंट से आते हैं, तब हमारे में संशोधन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। बाबू भी लिखता है, उसको भी आदेश को देखो, गलती मैक्सिमम चीजें हैं कि होती तो अपन से ही है, ठीक है भाई, चाहे बाबू कर दो, चाहे पीओ कर दो, चाहे हम खुद बैठे हो वहां पर, हमारे से भी ये गलती हो जाती है। तो साला दर्पण पे भी आप पदनाम चेक कर लें, साला दर्पण पर, ठीक है, साला दर्पण पर या फिर आपके स्टाफ कॉर्नर है उसके अंदर आप पदनाम आप जरूर चेक कर लें कि आपका वरिष्ठ अध्यापक आ रहा है या L1 आ रहा है, L2 आ रहा है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रख लें। और पदनाम आपको एक जगह ध्यान नहीं रखना का, देखो पदनाम आपको 3-4 जगह ध्यान रखना होता है। एक आपको एसएसओ आईडी पर आपने टैब भरा, आईपीआर भरा होगा, उस पर भी आपको ध्यान रखना है पदनाम क्या आ रहा है आपका, टैब में भी ध्यान रखना है और एपीएआर में भी ध्यान रखना है, और साथ में साला दर्पण। यहां पर आपको आपके पदनाम एसएसओ आईडी पर भी आपको पे स्लिप है, जो को मैं आपने यहां पर पे स्लिप लिख देता हूं।
पे स्लिप जो आपकी सैलरी होती है उसके अंदर भी आपका पद नाम लिखा होता है कि आप वरिष्ठ अध्यापक हो, L1 हो, L2 हो, कौन से आपको ग्रेड पे मिला हुआ है। पद नाम के साथ साथ में आप यहां पर एक एंट्री और कर लें, ग्रेड पे। ठीक है, ग्रेड पे का मतलब L11 और साथ में 4200। भाई सेकंड ग्रेड है तो 4200, ठीक है, L10 है तो 3600, वो अपने अकॉर्डिंग है। इन चीजों को आप अच्छे से आपके इन सभी पे आप एक बार जांच जरूर कर लें। पद स्थापन सर्विस बुक में आप कभी कभी बाबू ये कर देता है कि आप जिस स्कूल से आए हो उसी स्कूल का पद स्थापन में भी नाम वही स्कूल लिख देता है। ये गलतियां ज्यादातर थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में या फिर जिस भी डिपार्टमेंट से आते हैं उसके अंदर ये हो जाती है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखें कि पद स्थापन आपका जिस स्कूल में आपकी वर्तमान पोस्टिंग है, ठीक है, वर्तमान आपकी पोस्टिंग है, उस चीज का आप जरूर ध्यान रख लेंगे। ठीक है, वर्तमान पोस्टिंग, चलो इंग्लिश में लिख देता हूं। वर्तमान जहां पर आपकी पोस्टिंग है उस स्कूल का नाम ही आपके पद स्थापन में होना जरूरी है, वर्तमान वाले में। और जो आपसे पहले लिखा है थर्ड ग्रेड में भी आपकी सर्विस बुक बनी हुई है, वही सर्विस बुक सेकंड ग्रेड में काम आती है। तो आपको जो उस वाले पेज पे जो लिखा है उसके अंदर आपकी पुरानी स्कूल जहां पर आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई है उस स्कूल का अंकन होगा। उसी के बाद जैसे सेकंड ग्रेड में आप आए हो तो अगले पेज पर आपको ये सारी डाटा लिखी मिली होनी चाहिए। कार्य ग्रहण की तिथि ध्यान रखना, अगर आप कार्य ग्रहण की तिथि वही आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है। और ज्वाइनिंग डेट ध्यान रखें, जिस दिन आपने जिस भी स्कूल में कार्य ग्रहण किया है वही आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है। ये नहीं कि सर्विस बुक आपकी 1 महीने बाद बनी है तो आप 1 महीने बाद की डेट डालेंगे। ठीक है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हुई है सर्विस बुक में भी आप वही डेट डालोगे। साला दर्पण पर भी आपके प्रपत्र नंबर 10 फॉर्म नंबर 10 में भी आपकी यही डेट होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में और इसमें अलग से मैंने इसलिए बताई हैं सारी चीजें सर्विस बुक में, क्योंकि ये गलतियां मेरे खुद के पीओ क्षेत्र में भी काफी ऐसी गलतियां मिली हुई है। इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज से पहले आपको अवगत कराऊं ताकि आपको किसी भी प्रकार की आगे स्थायीकरण में, जो कि ये नव चयनित कार्मिक है, उनको ये समस्याएं ज्यादा क्रिएट हो जाती हैं। और इनके साथ साथ में आप जानो जब आपका कंप्लीटली स्थायीकरण होगा, स्थायीकरण के बाद जैसे रिटायरमेंट कंप्लीट होता है उसमें भी आपको ये सर्विस बुक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसलिए स्थायीकरण करवाने से पहले आप ये एक बार आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये चीजें आपको जरूरी है करना। और दूसरा एक बात मैं एक और कहूंगा कि प्रिंसिपल के द्वारा जो भी आपको प्रभार दिए जाते हैं उनका आप बखूबी निर्वहन करें। ठीक है, किसी भी प्रकार का, क्योंकि जो स्थायीकरण होता है उसमें आपका सबसे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है वो आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर, सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र। ठीक है, सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र ये काफी महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है, इसके अभाव में स्थायीकरण रुक जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल के द्वारा ये जारी किया जाता है, वैसे तो एक लेटर पैड पे होता है। ठीक है, सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र ये काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसके अभाव में अगर आपने ये नहीं लगाया, सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद एक फाइल बनेगी कंप्लीटली स्थायीकरण में, उस सारी फाइल आपको यहाँ पर कंप्लीटली एक पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप उस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि कैसे स्थायीकरण में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज करनी है, वो खुद मेरी है, ऐसे कैसे आपको पीडीएफ डल जाएगी। अब आप ये जरूर ध्यान रखें कि सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र अर्थात प्रिंसिपल की जो भी है आपके, जो भी आपका इंचार्ज है उसकी जो भी गाइडलाइन है उसका आप पूरा यूज लें। ठीक है, उनका पालन करें ताकि आपको स्थायीकरण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इस सर्विस बुक में भी यदि किसी साथी को कोई दिक्कत है तो वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद।